हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद फैमिली में। आज हम पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश। इसके पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था अरबों का भारत पर आक्रमण और सल्तनत काल में गुलाम वंश को पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाके वहाँ देख लीजिए मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं तुगलक वंश। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। उसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम से एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक के बाद उलूग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली के सल्तनत पर या दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योग्यताओं, कुकृतियों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में देता था। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताज़े फल एवं पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा और तांबा धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपया टका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स भी कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं: दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन किया है और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया है तथा खुरासन एवं कराचिल का अभियान भी किया है। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का भी वर्णन किया है। इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था तथा जिसमें एक तोता एक ऐसी बिरहड़ी नायिका की कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु शुरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 22 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। महमूद
मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मुहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा उसे कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 कर खराज, खुस्म, जजिया और ज़कात को वसूल के आदेश दे दिए। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग होता था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। जौनपुर अपने भाई जौना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बसाया था। इसके शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के समय थी। करीब 1,80,000 दास थे। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान-ए-बंदगाह की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतूहात-ए-फिरोज शाही की रचना की। इसने ज़ियाउद्दीन बरनी एवं शम्स-ए-सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फ़ारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दहायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्रा एवं बिख कहा जाता है। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान-ए-जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया। तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसीरुद्दीन के समय में ही मलिकुशशक की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सैयद वंश 1414 से 1451 तक। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत-ए-आला की उपाधि से खुश रखा। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई
1421 ईस्वी में ही हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त हुआ। इनकी पुस्तक तारीख एवं मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक चला। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफ़गान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्कों का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1405 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की और सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। जैसा कि मैंने बताया, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। वही गुलरुखी शीर्षक से फ़ारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फ़ारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमानों स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारियों के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई थी। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतया होली में भाग लेता था। नोट: दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियां भोईया ने 1505 में बनवाई थी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। अब आगे पढ़ते हैं सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। लोदी वंश के शासनकाल में सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग, एक तरफ मंत्री दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका विभाग दिया हुआ है। वजीर मतलब प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशरिफ ए मुमालिक, महालेखादार प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा करता था। मजमू आदर
उधार दिए गए धन का हिसाब रखना मजमू आदर का काम था। खजीन कोषाध्यक्ष होता था। आरिज ए मुमालिक दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उल शुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वशीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान ए खैरात दान विभाग था। दीवान ए बंदगाह ये भी दान विभाग था। दीवान ए इस्तिहास पेंशन विभाग था। एक तरफ दिया हुआ है विभाग और दूसरी तरफ बनाने वाला सुल्तान कि कौन सा विभाग कौन सुल्तान बनाए हैं। दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग था जिसने अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दीवान ए कोही कृषि विभाग था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग था जिसे बलबन ने बनाया था। दीवान ए बंदगाह जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवान ए खैरात और दीवान ए इस्तिहाक ये दोनों फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया था। सल्तनत काल में दीवान ए रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफ़ा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था जो साधारणतया प्रधान काजी होता था या न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवान इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार में से संबंध रखता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत वरीद कहलाते थे। शासक के सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य वरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। सल्तनत काल के समय अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। इसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा होता था। इक्ताओं को शिकों में विभाजित किया जाता था जहाँ का मुख्य अधिकारी शिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। राजस्व कर व्यवस्था उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। ज़कात मुसलमानों पर धार्मिक कर संपत्ति का 40वां हिस्सा लिया जाता था। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। नोट खम्स या लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार था तथा शेष 4 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वालों व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया था। सिकों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखभाल अमीर-ए-शदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुत मतलब छोटे जमींदार और मुक्कद मतलब मुखिया, मुद्दम मतलब मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता था। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाले मशीन को मंगलीक तथा अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया जो इल्तुतमिश ने लगाया था।
इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुसलमान कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की विस्तृत प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मशाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टके तथा तांबे के दिरहम पर आधारित थी। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। 10 अश्वारोही को एक सर एक खेल कहा जाता था। 10 सर एक खेल एक सिपह सालार होता था। 10 सिपह सालार मतलब एक अमीर आदमी होता था। 10 अमीर मतलब एक मलिक और 10 मलिक मतलब एक खान होता था। स्थान प्रसिद्धि के कारण सरस्वती अच्छी किस्म के चावल को कहते थे, अच्छी किस्म के चावल के लिए थे। अनहिवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में था। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए था। आगरा नील उत्पादन के लिए था। बनारस सोने व चांदी और जड़ी काम के लिए था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।